क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस सर्कुलर मोशन का एडवांस मॉड्यूल का है। कह रहा है अ टॉय कार्ट अटैच टू द एंड ऑफ अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए व्हेन रिवॉल्व मूव ऑन अ स्मूथ horizontal table in circle of radius 2a with the time period 3. Now the toy cart is speed up until it is speed in circle of radius 3a with time period t. Fuchs law is old then. इसमें क्या है कि टॉय कार्ट एक अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग लेंथ ए है, ठीक है। बाद में उसका रेडियस 2 हो जा रहा है, मतलब जो रस्सी है ना वो इलास्टिक रस्सी है, जैसे रबड़ बैंड है वैसा है। तो एक पार्टिकल में बांध के तुम रबड़ बैंड को यहाँ खींच के तुम ऐसे घुमा रहे हो। जब स्पीड कम होता है तो देखना लेंथ कम होगा, जब स्पीड ज्यादा करोगे तो लेंथ बढ़ जाता है। अगर रबड़ बैंड है तो, इंपॉर्टेंट वर्ड है रबड़ बैंड है तो। अदरवाइज अगर रस्सी है तो कितना भी तेज स्पीड घुमाओगे लेंथ वही रहेगा, लेकिन वो रबड़ बैंड जैसा है। अरे रबड़ बैंड लेना, ठीक है, उसके एक पार्टिकल बाद ना उसको धीरे धीरे घुमाना, देखना लेंथ कम दिखा, खूब तेज घुमाना देखना लेंथ बड़ा हो जाता है, ठीक है, वही चीज है। तभी तो लेंथ 2a हो गया और बाद में 3a हो गया। और अनस्ट्रेच्ड लेंथ ए है, इसका मतलब जो नेचुरल लेंथ है, द नेचुरल लेंथ इज ए, दिस वन, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हेन, देखिएगा, व्हेन रिवॉल्व मूव ऑन a smooth horizontal table in circle of radius 2a with the time period t. तो तुम देखना, मान लो एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं जिसका रेडियस r के बराबर है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी अगर भी तुम इधर दिखा रहे हो तो इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा टुवर्ड द सेंटर, रबर बैंड एक स्प्रिंग फोर्स की तरह से होता है जो कि k इंटू एक्स के बराबर होगा। स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स। अच्छा, हुक्स लॉ वही है, जो रबर बैंड स्प्रिंग फोर्स को फॉलो करेगा वो हुक्स लॉ भी फॉलो करता है। तो के एक्स, स्प्रिंग फोर्स के एक्स, मतलब रबर बैंड के एक्स, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, एक्स इलोंगेशन होगा। तो के एक्स बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, टी द टाइम पीरियड का होल स्क्वायर, दिस वन इज। चलो एक एक करके इस इक्वेशन में फिलअप करेंगे। जैसे नेचुरल किसके बराबर, ए के बराबर है, और पहले केस के एलोंगेशन क्या है, लेंथ क्या है, 2a है। द हॉरिजॉन्टल टेबल इन सर्कल ऑफ रेडियस 2a विद द टाइम पीरियड t, मतलब ये लेंथ 2a हो जा रहा है, ठीक है। ये जो लेंथ है ये 2a हो जा रहा है। नेचुरल लेंथ a है तो इलोंगेशन क्या होगा, a, 2a में से a घटा दो तो आ गया a। तो फोर्स क्या होगा पहले केस का, k इंटू ए बराबर m, और r तो रेडियस है, रेडियस तो 2a ही है तो 2a ही रखोगे। इलोंगेशन a के बराबर है, एक रबड़ बैंड है जो ऐसे घूम रहा है तो उसका रेडियस तो 2a है, लेकिन उसमें इलोंगेशन क्या है, a। क्यों, क्योंकि नेचुरल लेंथ a था और टोटल 2a है तो कितना बढ़ गया, a लेंथ बढ़ गया। तो ये जो x है तो इलोंगेशन है, तो क्या लिखोगे, के एक्स बराबर एम आर इंटू 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। अब अगली बार तुमने क्या किया, द सर्कल ऑफ रेडियस 3a, अगर 3a कर दिए तो नेचुरल लेंथ a था और लेंथ 3 हो गया, तो कितने के एलोंगेशन आ गया, 2a का। तो अब सेकेंड केस में x क्या लिखोगे, 2a लिखोगे। तो इक्वेशन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा k इंटू 2a इक्वल्स टू m, और r कितना है, 3 है, रेडियस 3 हो गया ना, इंटू 2 पाई बाई टी डैश का होल स्क्वायर। देखो k इंटू 2a इलोंगेशन, m रेडियस 3 है, 2 पाई बाई टी डैश का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो मतलब मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो k 2a और k डिवाइड होकर आएगा 2 आएगा, बराबर m इंटू 2a, ये बनेगा 3/2 और ये बनेगा t डैश, ये बनेगा, डिवाइड से कर रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से, तो टी डैश नीचे रहेगा और ये वाला टी ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा टी अपन टी डैश का होल स्क्वायर बनेगा। अब सिंपलीफाई कर दीजिए, तो टी डैश की जो वैल्यू आएगी, टी डैश की वैल्यू दिस इज 2 अपन √3
इंटू, नहीं √3/2 बनेगा। तो ये गलत हो गया। ये क्या बनेगा, टी डैश इधर भेजा तो बनेगा √3/2 इंटू टी, एंड दिस वन इज द आंसर्स। आप दिख रहा है किस पार्ट में, बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m is suspended by the thread is the first taken aside so that the thread form a height angle with the vertical and then release. The total acceleration of the sphere and the thread tension as a function of theta, the angle of deflection of the thread from the vertical will be. देखिए इस क्वेश्चन में जो स्फीयर है ना, सबसे पहले क्या किया जा रहा है, उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया गया। ये फिक्स्ड है और पार्टिकल हॉरिजॉन्टल है रस्सी से, देखिए राइट एंगल है। इसके बाद इसको छोड़ा गया तो किसी टाइम पे मान लीजिए वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, उन्होंने लिखा है कि वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो कह रहे हैं कि बताइए इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे इस पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा और रस्सी का टेंशन बताइए कितना होगा। देखिए ये पार्ट क्या कह रहा है, द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर एंड थ्रेड टेंशन एज अ एंगल थीटा, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल विल बी। टोटल एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे जब पार्टिकल आएगा तो इसकी स्पीड भी हो गई, तो इस पार्टिकल के एबीडी में mg आप ऐसे दिखाओगे, ये वाला एंगल क्या दिखाओगे, थीटा। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि अगर ये सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, एक रेडियल एक टेंजेंशियल। तो रेडियल एक्सेलरेशन अलग से निकाल लेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग से निकाल लेंगे, फिर अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। अगर आप याद होगा मैंने कहा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हम लोग टेंजेंशियल फोर्स की बात करते हैं। तो ये mg है, ये एंगल थीटा है, तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, दिस वन इज टेंजेंशियल फोर्स। ये क्या है, mg sin थीटा, एंगल के समय वाला साइन कहलाता है, इट इज mg sin थीटा। तो आप लिखेंगे mg sin थीटा बराबर मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, g sin थीटा। ओके अब बात करेंगे रेडियल एक्सेलरेशन की। तो देखिए जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो तो v²/L होता है, अगर रस्सी का लेंथ L है तो रेडियस L होगा, तो v²/L होगा, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन v²/L, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियल एक्सेलरेशन इज v²/L। अब v निकालेंगे तो काम चल जाएगा, तो v किससे आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आते समय mg का वर्डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो mg का वर्डन क्या आएगा, mg का वर्डन बनेगा दिस वन लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ mg इंटू mg का डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी निकालनी पड़ेगी, मतलब आपको ये दूरी निकालनी, ये दूरी। तो ये कितना आएगा, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया। अच्छा आप सही से देखो, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि L है, ये थीटा है, तो क्या बनेगा L cos थीटा, ये भी क्या बनेगा L cos थीटा। तो mg का वर्डन क्या आएगा, मैंने कहा mg इंटू L cos थीटा, चेंज ऑफ एनर्जी इट इज हाफ v², इनिशियली 0 था, तो इससे v² की जो वैल्यू आएगी दिस वन इज m से m कट जाएगा 2gl cos थीटा, तो इज 2gl cos थीटा आ जाएगा। अब इसको उठा के इस वाली वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर रख दीजिए, तो L से एक L कट जाएगा, यहाँ का L इस L से कटेगा और क्या बन जाएगा 2g cos थीटा बन जाएगा। अब नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट जो नेट एक्सेलरेशन आएगा a नेट, दिस वन इज at² प्लस ar² प्लस ar², तो इसमें से g कॉमन आ जाएगा, बनेगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा 4 cos थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक cos इस साइन के साथ निकल के क्या बना देगा 1 बना देगा, तो पूरी वैल्यू किस में लोगे 3 √1 प्लस
3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, नेट एसेट्स निकाल लिया। लेकिन और ये ऑप्शन देखो किस में दिख रहा है, ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ इसमें दिख रहा है, तो सी पार्ट आंसर होगा। लेकिन टेंशन भी तो निकालना था, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी एबीडी बनाएंगे, तो टेंशन टी आप ऐसे दिखाओगे। तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स क्या बनेगा, टी माइनस एम जी का इधर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, तो बनेगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन टी माइनस इधर का फोर्स एम जी कॉस कंपोनेंट, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एंड वेलोसिटी कितनी आई, देखो जो भी वेलोसिटी आई है टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वेलोसिटी ये 2gl cos थीटा, उठा के आप रख दीजिए 2gl cos थीटा, तो इससे वैल्यू हो जाएगी एल से कटेगा, टी बोल जाएगी 3mg cos थीटा। इसको सॉल्व करने के बाद टेंशन की वैल्यू आएगी 3mgl cos थीटा। ओके, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये है कि ये 5 का टर्म नहीं होना चाहिए, दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 3mg cos थीटा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये 3 होना चाहिए। ओके, तो आंसर इसी पार्ट। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहा है, द एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड वर्टिकल at the moment when the total acceleration vector of the sphere is horizontal। कह रहा है जब नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो बताइए उस वक्त एंगल थीटा कितना होगा। अब मैं रिपीट करता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो क्या करेंगे, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिखाएंगे, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है वी स्क्वायर बाई आर, रेडियल एक्सेलरेशन इज 2gl cos थीटा, 2g cos थीटा ओके, देखिए रेडियल इज 2g cos थीटा और टेंजेंशियल इज g sin थीटा, तो टेंजेंशियल आप ऐसे दिखाएंगे g sin थीटा। और देखो यहाँ पे ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। देखिए ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये थीटा होगा, मतलब ए आर का वर्टिकल एंगल थीटा होगा, मतलब दिस एंगल इज थीटा। ये पूरा 90 होता है तो क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल कब होगा, जब वर्टिकल एक्सेलरेशन इक्वल होगा। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन इक्वल करो तो यहाँ से क्या आएगा 2g cos थीटा का कॉस कंपोनेंट ये बनेगा 2g cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ से g sin थीटा का कॉस ऑफ 90 बाई थीटा इज sin थीटा, तो बनेगा g sin स्क्वायर थीटा, तो g sin स्क्वायर थीटा, तो इससे g से g कैंसिल आउट हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज √2, tan थीटा √2 है, तो फिर पूछे साइन और कॉस की वैल्यू, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, थीटा इज दिस इज √2/1, तो ये बनेगा √3। देन व्हाट इज cos थीटा, cos आएगा 1/√3, तो cos थीटा इज 1/√3 एंड sin थीटा इज √2/√3। कंफर्म, तो आंसर इज ए पार्ट। ओके, अब इसका हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे, द थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। थ्रेड का टेंशन कितना होगा जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर बिकम्स मैक्सिमम, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी निकालेंगे। तो सी देखो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ दी गई है, जो हमने निकाला था दिस वन इज द पार्टिकल वेलोसिटी है v स्क्वायर, देखते रहना ये है एंड वेलोसिटी ऐसे होती है। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ देखना सही से, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी है, तो क्या बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा v cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वर्टिकल कंपोनेंट को v cos ऑफ 90 माइनस थीटा। क्यों,
क्योंकि अगर ये थीटा है तो क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, तो v cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो बन गया क्या v साइन थीटा। अब ये जो v स्क्वायर है ना, ये जो v स्क्वायर है इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, v की वैल्यू यहाँ से, तो कितना आएगा √2gl cos थीटा का पावर 1/2 इंटू साइन थीटा, इतनी आ गई। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 करना होगा। वर्टिकल कंपोनेंट को आपको मैक्सिमाइज करना है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो डिफरेंशिएट करके 0 करिए, तो बनेगा 0 इज इक्वल टू बनेगा √2gl इन प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफरेंशिएशन cos थीटा का 1/2 इंटू साइन क्या बनेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos 1/2 क्या बनेगा 1/2 cos ऑफ -1/2 और cos का अगेन डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन हो जाएगा। अब ये 0 हो गया। अब तुम क्या करो, इस सारे टर्म को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, साइन इंटू साइन क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ये क्या है 1/2 का फैक्टर है, वो इधर 2 बना देगा। अब फिर ये क्या है cos 1/2 का फैक्टर, ये cos 1/2 का फैक्टर है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos, मतलब ये बनेगा क्या रूट cos थीटा बनेगा, तो ये साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा रूट cos थीटा और 2 का फैक्टर इधर आएगा, बनेगा 2 रूट cos थीटा इंटू cos थीटा, तो ये रूट का टर्म इधर से आएगा, ये रूट का टर्म इधर से आएगा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा इधर भेजेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज tan थीटा, इट इज √2, tan थीटा क्या आ गया √2 आ गया, tan थीटा इज √2। अब टेंशन कितना आएगा, टेंशन था 3 mg cos थीटा, अब इसका हेल्प लेंगे, व्हाट इज टेंशन, टेंशन इज 3 mg cos थीटा, और tan थीटा √2 पे, tan थीटा √2 पे cos थीटा क्या था 1/√3 था, तो यहाँ पे 1/√3 रख दीजिए। देखिए ये टेंशन क्या है 3 mg cos थीटा है, तो 3 mg यहाँ रहने दिया, और cos थीटा चूंकि ये वैल्यू √2 और ये वैल्यू √2 बराबर है, तो यहीं से निकाल लो cos थीटा इज 1/√3, तो 1/√3 रख दिया यहाँ पे, तो इससे वैल्यू हो गई √3 mg, तो √3 mg एंड दिस वन इज आंसर, तो वो आपको इसमें दिख रहा है, मैंने मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ, कह रहा है कि केज है, उसमें एक पर्सन है, पढ़ लीजिए। अ मशीन इज अम्यूज पार्क कंसिस्ट ऑफ द केज एट द एंड ऑफ वन आर्म हिंज एट ओ, द केज रिवॉल्व along a vertical circle of radius r about its hinge o, the constant linear speed, ये स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। द केज इज once again, the cage is so attached with the man of the weight W standing on the weighing machine. Inside the cage, it's always vertical. Then which of following is correct? The cage वो हमेशा vertical है, मतलब ये है, अगर ये मान लो रेडियस आर्क है और ये हिंज ओ है, तो केज ऐसे है, ये केज है पेन, तो मोशन ऐसे होगा, ऐसा ये फिक्स है, ऐसा ये हमेशा वर्टिकल रहेगा, केज ऑलवेज वर्टिकल, मतलब केज ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसा केज इज ऑलवेज वर्टिकल। तो कह रहा है कि द रीडिंग ऑफ द हिज वेट ऑन द मशीन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये जहाँ पे पर्सन है ना, यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन की रीडिंग पूछ रहा है, हर पॉइंट पे क्या सेम होगा, तो बताता हूँ कैसे नहीं सेम होगा। इसलिए क्योंकि जब आप इस पर्सन की वीडियो बनाओगे तो पर्सन वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग होती है, नॉर्मल रिएक्शन, और इस पर्सन के वीडियो में एन हमेशा ऊपर की ओर दिखेगा और एम जी हमेशा नीचे को दिखेगा पर्सन का, और एम जी ही उसके डब्ल्यू के बराबर है। अब देखो, और पर्सन हमेशा वर्टिकल है, तो पैर पे एन ऊपर और उसका वेट नीचे, ये हमेशा होगा। अब कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी की बात करते हैं, सी द पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल, तो अगर हम पॉइंट सी की बात करें, तो पॉइंट सी पे तो इस तरह की चीजें ऐसे है,
तो इसकी वेलोसिटी ऊपर करोगी ना, तो सेंटर है तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स नहीं लिखना है, मुझे एन निकालना है ना, तो इस डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, चूंकि लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। तो पॉइंट सी पे, ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है, यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स में क्या लिखेंगे, एन माइनस डब्ल्यू बराबर मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। एन क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया। इसका मतलब पॉइंट सी पे जो एन होगा वो डब्ल्यू बराबर होगा। और सिमेट्री से जो चीज सी पे होगा वही चीज जी पे होगा। तो सी पे हो चाहे जी पे हो, एपरेंट वेट डब्ल्यू आएगा। अब बात करेंगे किसके लिए, ई के लिए। ई के लिए बात कर रहा हूं और ए पे। ई के लिए चेक करते हैं। जब ई पे जाओगे तो ई की वीडियो बनाओगे तो ई पे तो सेंटर ही है और पार्टिकल तुम्हें ऐसे दिखेगा, वेलोसिटी भी इधर है। तो अब टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखोगे ना, क्योंकि अब एन और डब्ल्यू, अब देखो अब एन और डब्ल्यू वर्टिकल हो गया और सेंटर भी वर्टिकली में आ रहा है। देखो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी वर्टिकल आ रहा है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, डब्ल्यू माइनस एन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, तो मास कितना होगा, देखो अगर वेट डब्ल्यू क्या लिखोगे, एम इंटू जी, तो इससे एम क्या आएगा, डब्ल्यू बाई जी। तो यहाँ क्या लिखोगे, डब्ल्यू माइनस एन, देखो डब्ल्यू माइनस एन बराबर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम क्या है, डब्ल्यू जी और वी स्क्वायर बाई आर। एंड वेलोसिटी कितनी दी गई है, देखो वेलोसिटी दी गई है रूट जी आर, तो वी स्क्वायर बाई आर। आर करेंगे तो आर से आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ जी बचेगा। तो जी से जी कट गया, इससे एन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो जी से जी कटा, डब्ल्यू डब्ल्यू कट गया, एन की वैल्यू जीरो आ गई। तो दिस एट ई, ई पॉइंट पे नॉर्मल एक्शन जीरो है, इसका मतलब ई पॉइंट पे वेटलेसनेस फील होगा, ई पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो ई पे वेटलेसनेस फील होगा। अब बात करेंगे हम लोग पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे जाओगे, एबीडी बनाओगे, तो पॉइंट ए के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ। पॉइंट ए के लिए ये यहाँ पे है, ठीक है, और सेंटर ये है, और एबीडी में एन ऊपर को दिखाएंगे, एन ए मान लो, और एम जी नीचे को दिखाएंगे। इक्वेशन क्या लिखेंगे, टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन, एन ए माइनस डब्ल्यू बराबर मास, मास क्या है, डब्ल्यू अपान जी था, एन वी स्क्वायर बाई आर। एंड वेलोसिटी तो अभी भी वही है, रूट जी आर है, तो स्क्वायर बाई आर करेंगे तो आर से आर कटेगा, तो क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो इससे एन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन इज 2W, दिस वन इज 2W। तो इस तरीके से आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी निकाल लिया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। द रीडिंग ऑफ हिज वेट ऑन द मशीन, तो ये पार्ट, रीडिंग ऑफ दिस वेट ऑन द मशीन इज सेम एट ऑल पॉइंट, गलत कह रहा है भाई। पॉइंट ए की रीडिंग कितनी है, 2W है। पॉइंट सी की रीडिंग कितनी है, ट्रू वेट के बराबर है। ई की रीडिंग कितनी है, वेटलेसनेस है, जीरो है। देखो पॉइंट ए की रीडिंग क्या है, 2W, पॉइंट ई की रीडिंग क्या है, जीरो, और पॉइंट सी की रीडिंग क्या है, ट्रू वेट W है। मतलब अलग अलग है, तो ये पार्ट तो गलत हो गया। बी पार्ट, द वेट रीडिंग ए इज ग्रेटर देन द वेट रीडिंग एट ई बाई 2W। ठीक है, तो ए की रीडिंग में 2W और ई की रीडिंग जीरो में अंतर कितने का, 2W का अंतर। तो ठीक है, तो इसका मतलब बी पार्ट सही है। सी पार्ट, द वेट ऑफ रीडिंग एट जी इज W, जी पे रीडिंग W है, जी पे रीडिंग W है। देखो जी की रीडिंग W है, सही कह रहा है। डी, द रेशियो ऑफ द वेट रीडिंग E to A is 0, E to E, E to A, E का इतना है और E का 0 है, तो रेशियो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, 2W अपान 0, तो गलत है। ई पार्ट, द रेशियो ऑफ वेट रीडिंग A to C, A पे 2W है और C पे W है, तो रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया, जो सही है। ई पार्ट इज करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है।